नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। इसका 2 सेशन आपके पास पहुंच गया है। ये सेशन आज तीसरा आपके पास पहुंचेगा। इसी के साथ ये पाठ समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इस सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका जैसी नीतियों का क्या परिणाम रहा? ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका जैसी नीतियों का क्या परिणाम हुआ? प्रश्न नंबर 78 का ऑप्शन देखें भाई। प्रश्न नंबर 78, शीत युद्ध का अंत हुआ, या सर्वसत्तावाद का उदय हुआ, या G7 का गठन हुआ, या उत्तर दक्षिण संवाद का सूत्रपात हुआ? तो भाई ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका जैसी नीतियों का परिणाम हुआ भाई शीत युद्ध का अंत हो गया। प्रश्न नंबर 78 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। शीत युद्ध के अंत का श्रेय किसको दिया जाता है? शीत युद्ध के अंत का श्रेय किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति बुश को, या रोनाल्ड रीगन को, या गोरबाचेव को, या पंडित जवाहरलाल नेहरू को? शीत युद्ध के अंत का श्रेय किसको दिया जाता है? उत्तर बताने का प्रयास करें भाई, और दोस्तों के पास शेयर कर दें। भाई ये सेशन शुरू हो गया है और सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका लाभ उनको भी मिले। शीत युद्ध के अंत का श्रेय किसको दिया जाता है? तो शीत युद्ध के अंत का श्रेय गोरबाचेव को दिया जाता है। प्रश्न नंबर 79 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 80, वार्सा पैक्ट कब समाप्त हुआ? वार्सा पैक्ट कब समाप्त हुआ? 3 अक्टूबर 1990 को, या 1 जुलाई 1991 को, या 3 दिसंबर 1988 को, या 19 नवंबर 1990 को? वार्सा पैक्ट कब समाप्त हुआ ये आपको बताना है। तो वार्सा पैक्ट कब समाप्त हुआ इसका उत्तर भाई करिए आप। चलिए हम बताते हैं। वार्सा पैक्ट कब समाप्त हुआ? 1 जुलाई 1991 को। प्रश्न नंबर 80 का ऑप्शन बा आपका सही होगा। वार्सा पैक्ट समाप्त हुआ 1 जुलाई 1991 को। सामरिक हथियारों में कटौती हेतु स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर करने वाले प्रमुख नेता। सामरिक हथियारों में कटौती हेतु स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? ये कैनेडी ख्रुश्चेव थे, या कार्टर एल्त्सिन थे, या जॉर्ज बुश और गोरबाचेव थे, या बिल क्लिंटन और गोरबाचेव थे? प्रश्न नंबर 81 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। सामरिक हथियारों में कटौती हेतु स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर करने वाले प्रमुख नेता थे जॉर्ज बुश और गोरबाचेव। प्रश्न नंबर 81 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 82 पे आ जाएं। शीत युद्ध की समाप्ति का कारण क्या है? शीत युद्ध की समाप्ति का कारण क्या है? लौह आवरण है, या ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका है, या डोमनिको सिद्धांत है, या आइजनहावर सिद्धांत है? तो शीत युद्ध किस कारण से समाप्त हुआ ये आपको बताना है। उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। शीत युद्ध की समाप्ति का कारण ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका है। प्रश्न नंबर 82 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 83 पे आ जाएं। बर्लिन की दीवार ध्वस्त होने का एक परिणाम है। बर्लिन की दीवार ध्वस्त होने का एक परिणाम है, वो भाई क्या परिणाम है? आप देखिए ऑप्शन को, फिर उत्तर करें। शीत युद्ध का सूत्रपात, या नव शीत युद्ध की शुरुआत, या शीत युद्ध की समाप्ति, या दिनांत को झटका लगना। तो बर्लिन की दीवार ध्वस्त होने का एक परिणाम है कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। प्रश्न नंबर 83 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 84, शीत युद्ध के अंत का संबंध किससे है? शीत युद्ध के अंत का संबंध किससे है? तो ये सोवियत संघ एवं चीन से, चीन संबंध है? नहीं, ये इससे संबंध नहीं है। सोवियत संघ और अमेरिका, हाँ, शीत युद्ध इन्हीं से संबंधित था, सोवियत संघ और अमेरिका से। तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। शीत युद्ध के अंत का संबंध सोवियत संघ और अमेरिका संबंध से है। प्रश्न नंबर 84 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर हो जाए। प्रश्न नंबर 85 पे आ जाए। शीत युद्ध के अंत की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि है। शीत युद्ध का अंत जिस कारण से हुआ उसमें ऐतिहासिक उपलब्धि किसकी है? तो प्रश्न नंबर 85 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। ये वार्डुंग सम्मेलन से ये शीत युद्ध की अंत हुई, या फुलटन भाषण से शीत युद्ध का अंत हुआ, या वार्सा संधि से शीत युद्ध की अंत हुई, या स्टार्ट संधि से? तो प्रश्न नंबर 85 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। शीत युद्ध के अंत की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि है स्टार्ट संधि की। प्रश्न नंबर 85 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आए। तीसरे विश्व से क्या तात्पर्य है? तीसरे विश्व से क्या तात्पर्य है? ये पश्चिमी देश हैं, या विकासशील देश, या साम्यवादी देश, या तेल उत्पादक देश? प्रश्न नंबर 86 में विश्व, तीसरे विश्व से तात्पर्य क्या है? तो तीसरे विश्व से जो पिछड़े हुए देश हैं, जो विकासशील देश हैं, तीसरे विश्व युद्ध से तात्पर्य है विकासशील देश। प्रश्न नंबर 86 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। तीसरे विश्व से तात्पर्य क्या है? एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिकी देश, यूरोप एवं अफ्रीकी देश, एशिया एवं अफ्रीकी देश, एशिया प्रांत देश। तो प्रश्न नंबर 87 का उत्तर करें भाई। तो अभी तीसरे विश्व युद्ध का तात्पर्य मैंने बताया एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश, यानी कि जो विकासशील देश हैं। तो आपका उत्तर 87 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा, एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिकी देश। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तीसरे विश्व युद्ध, तीसरे विश्व के देशों का लक्षण है। ये निर्धनता है, अस्थिरता है, अश्वेत है, या उपर्युक्त सभी है? प्रश्न नंबर 88 में देखें भाई, तीसरे विश्व के देशों का लक्षण निर्धनता भी है, अस्थिरता भी है, अश्वेत भी, यानी कि आपका प्रश्न नंबर तीसरे विश्व के देशों का लक्षण है उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 88 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 89 पे आ जाएं। तीसरे विश्व के देशों की सामान्य विशेषताएं क्या हैं? तीसरे विश्व के देशों की सामान्य विशेषताएं क्या है? तो तीसरे विश्व के देश जो गरीब देश, विकासशील देश हैं, उनकी समस्याएं पूछा जा रहा है। तीसरे विश्व के देशों की समस्याएं क्या हैं? तो जनसंख्या में वृद्धि है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था भी है, विलासितापूर्ण खर्चे भी हैं। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? आप समझ गए होंगे। तीसरे विश्व युद्ध के देशों की सामान्य विशेषता है
उपर्युक्त सभी हैं। प्रश्न नंबर 89 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 90 पे आ जाएं। वाडुंग सम्मेलन में कितने राष्ट्र सम्मिलित हुए थे? वाडुंग सम्मेलन में कितने राष्ट्र सम्मिलित हुए थे? तो 9 राष्ट्र सम्मिलित हुए, या 18 राष्ट्र, या 27 राष्ट्र, या 29 राष्ट्र। वाडुंग सम्मेलन में कितने राष्ट्र सम्मिलित हुए थे, ये आपको बताना है। तो वाडुंग सम्मेलन में 29 राष्ट्र सम्मिलित हुए थे। प्रश्न नंबर द आपका सही उत्तर होगा। 90 नंबर प्रश्न का द ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में तीसरे विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाला समूह कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ में तीसरे विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाला समूह कौन सा है? प्रश्न नंबर 91 का ऑप्शन देखें भाई। समूह 8, समूह 77, समूह 15, या इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में तीसरे विश्व युद्ध का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन था भाई? वो समूह था समूह 77। प्रश्न नंबर 91 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 92 पे आ जाएं। तीसरे विश्व की एकता के लिए आवश्यक है। तीसरे विश्व की एकता के लिए भी आवश्यक है, क्या आवश्यक है? हथियारों की होड़, उत्तर दक्षिण संवाद, आत्मनिर्भरता, या उपर्युक्त सभी। तो भाई तीसरे विश्व की एकता के लिए आवश्यक है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, हथियारों की होड़ नहीं, उत्तर दक्षिण संवाद नहीं। प्रश्न नंबर 92 का ऑप्शन स आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 93 पे आ जाएं। तीसरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी नीति की विशेषता है। तो तीसरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी नीति की क्या विशेषता है? आर्थिक सहायता की नीति, सैनिक अड्डे प्राप्त करने की नीति, हस्तक्षेप की नीति, या उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 93 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो तीसरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी नीति की विशेषता है आर्थिक सहायता करना, सैनिक अड्डे प्राप्त करने की नीति, हस्तक्षेप की नीति, यानी कि प्रश्न नंबर 93 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 93 का द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तीसरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी नीति की विशेषता। तो अमेरिकी नीति की तीसरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी नीति की क्या विशेषता है? प्रश्न नंबर 94 अभी हूबहू ऐसा ही प्रश्न आया था, उसमें उपर्युक्त सभी थे। तो अभी प्रश्न नंबर 94 में लौह आवरण की नीति सही। प्रश्न नंबर 94 में भाई देखते हैं, लौह आवरण की नीति ये नहीं है। साम्यवाद परिशोधन की नीति यही सही है भाई। प्रश्न नंबर 94 का ऑप्शन बा सही होगा। शांतिपूर्ण सहास्तित्व की नीति नहीं, तटस्थता की नीति नहीं, ये सब तीसरे विश्व युद्ध के परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी नीति की विशेषता है। लौह आवरण इनका नहीं है, शांतिपूर्ण सहास्तित्व नहीं चाहते, तटस्थता की नीति नहीं है, साम्यवाद परिशोधन की नीति पर चलते हैं। तीसरे विश्व के बारे में अमेरिकी साम्यवाद परिशोधन की नीति को मानते हैं, इस नीति पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 94 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश में सैनिक हस्तक्षेप किया था? हाल ही में अमेरिका ने किस देश में सैनिक हस्तक्षेप किया? तो ये हंगरी में किया, या फाकलैंड में, या हैती में, या वियतनाम में। तो भाई प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको बताना है। अमेरिका तो ऐसे ही विकासशील देशों के बारे में हस्तक्षेप करता ही रहता है, पर जो प्रश्न में ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उत्तर करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका उत्तर होगा हैती। हाल ही में अमेरिका ने हैती देश में सैनिक हस्तक्षेप किया था।
गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? तटस्थता है, तटस्थीकरण है, अलगाववाद है, शीत युद्ध से पृथक्करण है। प्रश्न नंबर 96 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है भाई शीत युद्ध से पृथक्करण। हम शीत युद्ध के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, हम दोनों के साथ समान व्यवहार करते रहते हैं। शीत युद्ध से हमसे कोई मतलब नहीं है। भारत के संदर्भ में गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है शीत युद्ध से पृथक्करण। प्रश्न नंबर 97 पे आ जाएं। गुट निरपेक्षता के कर्णधारों में उल्लेखनीय नाम नहीं माना जाता है। तो गुट निरपेक्षता का प्रतिपादन या गुट निरपेक्षता संगठन में किसकी भूमिका रही और किसकी भूमिका नहीं रही? तो प्रश्न नंबर 97 में भाई ऑप्शन देख लें। चाउ एन लाई तो थे ही नहीं, नेहरू थे, नासिर भी थे, टीटो भी थे। अब आपसे पूछ रहा नहीं, गुट निरपेक्षता के कर्णधारों में नाम नहीं है भाई, नाम नहीं माना जाता। तो चाउ एन लाई का नाम नहीं माना जाता है और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। नेहरू भी थे, नासिर भी थे, टीटो भी थे, चाउ एन लाई नहीं थे। गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाला प्रमुख कारक क्या है? गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाला प्रमुख कारण। तो प्रश्न नंबर 98 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो ये दिदांत है या शीत युद्ध है या एशिया का उत्कर्ष है या पंचशील है? तो गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाला प्रमुख कारण शीत युद्ध था भाई, शीत युद्ध। प्रश्न नंबर 98 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 99 पे आ जाएं। गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन आमतौर से कितने वर्षों बाद होता है? गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन आमतौर से कितने वर्षों बाद होता है? प्रश्न नंबर 99 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। तो ये 3 वर्ष बाद होता है या 4 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद या प्रतिवर्ष? तो गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन आमतौर से 3 वर्ष बाद होता है। प्रश्न नंबर 99 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 100 पे आ जाएं। गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ या हरारे में या काहिरा में या बेलग्रेड में? तो गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ है भाई, बेलग्रेड में। प्रश्न नंबर 100 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 101 पे आ जाएं। आज तक कुल कितने गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं? ये प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको बताना है। प्रश्न में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से बताना है आपको। प्रश्न नंबर 101, आज तक कुल कितने गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं? तो 16 हो चुके हैं भाई। प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको बताना है। अभी तो 22 शिखर सम्मेलन हो गए हैं अभी आज तक आपको, तो इसमें प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो जो सबसे अधिक हो वही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए भाई, प्रश्न नंबर 102, वह कौन सा देश है जहां अभी तक 2 बार निर्गुट देशों के शिखर सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं? प्रश्न नंबर 102, तो वो भारत है या यूगोस्लाविया है या इंडोनेशिया है या कोलंबिया है? वो कौन सा देश है जहां अभी तक 2 बार निर्गुट देशों का शिखर सम्मेलन हो चुका है? तो वो देश है यूगोस्लाविया। प्रश्न नंबर 102 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। निर्गुण देशों का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? निर्गुण देशों का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो हवाना में या जकार्ता में या तेहरान में या शर्म अल शेख में? गुट निरपेक्ष देशों का 16वां शिखर सम्मेलन तेहरान में भाई संपन्न हुआ है, तेहरान में।
प्रश्न नंबर 103 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 104 पे आ जाते हैं भाई। प्रश्न नंबर 104, सोवियत संघ की गुटनिरपेक्ष आंदोलन से स्वाभाविक मित्रता है, यह विचार किसका है? सोवियत संघ की गुटनिरपेक्ष आंदोलन से स्वाभाविक मित्रता है, ये विचार जवाहरलाल नेहरू ने दिया, या फिडेल कास्त्रो ने, या मार्शल टीटो ने, या रॉबर्ट मुगाबे ने? प्रश्न नंबर 104 का भाई उत्तर करें कि सोवियत संघ की गुटनिरपेक्ष आंदोलन से स्वाभाविक मित्रता है, तो ये विचार देने वाले थे फिडेल कास्त्रो। सोवियत संघ की गुटनिरपेक्ष आंदोलन से स्वाभाविक मित्रता है, ये विचार दिया था फिडेल कास्त्रो। प्रश्न नंबर 104 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 105 पे आ जाएं। शीत युद्ध को दिदांत की स्थिति में लाने का श्रेय किसको है? शीत युद्ध को दिदांत की स्थिति में लाने का श्रेय किसे है भाई? तो G15 देशों को, या G7 देशों को, या नेरगुट आंदोलन को, या संयुक्त राष्ट्र संघ को? प्रश्न नंबर 105 ऑप्शन बताने का प्रयास करें, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। शीत युद्ध को दिदांत की स्थिति में लाने का श्रेय किसको है भाई? ये नेरगुट आंदोलन को है। प्रश्न नंबर 105 में ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 106, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन किसने कहा? गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन किसने कहा? ये राजीव गांधी ने कहा, या नेल्सन मंडेला ने कहा था, या फिडेल कैस्त्रो ने कहा था, या कर्नल गद्दाफी ने कहा था? कर्नल गद्दाफी। प्रश्न नंबर 106 का भाई उत्तर देने का प्रयास करें। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन किसने कहा भाई? तो ये कहा था कर्नल गद्दाफी ने। कर्नल गद्दाफी। प्रश्न नंबर 106 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 107, 16वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान अब आंदोलन के कितने सदस्य राष्ट्र थे? 16वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान पूछा जा रहा भाई। तो 120 सदस्य थे, 115 सदस्य, 114 सदस्य, या 118 सदस्य? प्रश्न नंबर 107 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो 16वें शिखर सम्मेलन, इसमें टाइम दे दिया गया है कि 16वें शिखर सम्मेलन के दौरान अब आंदोलन के कितने सदस्य राष्ट्र थे? तो 120 सदस्य इसके राष्ट्र थे। प्रश्न नंबर 107 में ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 108 पे आ जाएं। 17वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2015 में कहाँ आयोजित हुआ? 17वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2015 में कहाँ आयोजित हुआ? प्रश्न नंबर 108 का ऑप्शन देखें, फिर उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये मिस्र में हुआ, 17वां पूछ रहा भाई, मिस्र में हुआ, या वेनेजुएला में हुआ, या इराक में, या ईरान में? 17वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2015 का कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। 17वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2015 में कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ वेनेजुएला में।
प्रश्न नंबर 108 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 109 पे आ जाएं। 13वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में विश्व में बढ़ती निम्नांकित प्रवृत्ति पर कड़ी आपत्ति की गई। 13वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में विश्व में बढ़ती निम्नांकित प्रवृत्ति पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की गई। क्या आपत्ति व्यक्त की गई भाई? तो चलिए इस पे ऑप्शन पे आ जाते हैं हम लोग। ऑप्शन देखते हैं। तो द्विध्रुवीय या एक ध्रुवीय या बहुध्रुवीय या भूमंडलीकरण। तो 13वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में विश्व की बढ़ती एक ध्रुवीय प्रवृत्ति पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। भाई प्रश्न नंबर 109 में ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। एक ध्रुवीय प्रवृत्ति पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। प्रश्न नंबर 109 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। नई दिल्ली में आयोजित 12वें निवृत्त विदेश मंत्रियों के सम्मेलन ने सुरक्षा परिषद में कितने नए सदस्य और शामिल करने का सुझाव दिया? नई दिल्ली में आयोजित 12वें निवृत्त विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में सुरक्षा परिषद में कितने नए सदस्य और शामिल करने का सुझाव दिया था? तो सुरक्षा परिषद में नए सदस्य और शामिल किए जाएं, ये 12वें निवृत्त विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में सुझाव दिया गया। अब वो कितने नए मंत्री शामिल किए जाएं? ऑप्शन देखते हैं। 21 सदस्य या 18 सदस्य या 15 सदस्य या 11 सदस्य। प्रश्न नंबर 110 का ऑप्शन देखें। तो नई दिल्ली में आयोजित 12वें निवृत्त विदेश मंत्रियों के सम्मेलन ने सुरक्षा परिषद में 11 नए सदस्य और शामिल करने का सुझाव दिया था। प्रश्न नंबर 110 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 111। शीत युद्ध को दिदांत की स्थिति में लाने का श्रेय किसको है? शीत युद्ध को दिदांत की स्थिति में लाने का श्रेय किसे है? सार्क को या नाटो को या संयुक्त राष्ट्र संघ को या गुट निरपेक्ष आंदोलन को? प्रश्न नंबर 111 का उत्तर दें भाई। तो शीत युद्ध को दिदांत की स्थिति में लाने का श्रेय भाई किसे है? प्रश्न नंबर 111 का उत्तर दें। तो ये है गुट निरपेक्ष आंदोलन को। प्रश्न नंबर 111 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन से किसका संबंध है? गुट निरपेक्ष आंदोलन से किसका संबंध है? महासभा का या विश्व व्यापार संघ का या समन्वय ब्यूरो का या आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का? गुट निरपेक्ष आंदोलन से किसका संबंध है? प्रश्न नंबर 112 का उत्तर देखें, उत्तर करने का प्रयास करें। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन से भाई समन्वय ब्यूरो का संबंध है। प्रश्न नंबर 112 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन को मानव इतिहास का सबसे बड़ा शांतिवादी आंदोलन किसने कहा? मानव इतिहास का सबसे बड़ा शांतिवादी आंदोलन गुट निरपेक्ष आंदोलन को किसने बतलाया है? तो श्री इंद्र कुमार गुजराल ने या श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने या श्रीमती इंदिरा गांधी ने या श्री राजीव गांधी ने? प्रश्न नंबर 113 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन को मानव इतिहास का सबसे बड़ा शांतिवादी आंदोलन श्रीमती इंदिरा गांधी ने बतलाया था। प्रश्न नंबर 113 में ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 114 पे आ जाएं। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है? गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है तटस्थता, अलगाववाद या शक्ति गुटों से अलग रहने की स्थिति या तटस्थीकरण। तो गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है, इसका उत्तर
देने का प्रयास करें भाई। और किसी प्रश्न का उत्तर को आपको जानना है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस प्रश्न का उत्तर आपको अगले सेशन में दे दें। हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। और इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और उनसे बोलें कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल जितना अधिक लोकप्रिय होगा हम उतना ही अधिक आपके लिए मेहनत करेंगे और अच्छे से अच्छे प्रश्नों का सेशन आपके पास लाएंगे। तो प्रश्न नंबर 14 में गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है शक्ति गुटों से अलग रहने की नीति। प्रश्न नंबर 114 में ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15, गुट निरपेक्ष विदेश नीति का जनक किसको माना जाता है? गुट निरपेक्ष विदेश नीति का जनक किसे माना जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है, या नेल्सन मंडेला को, या सुकर्णो को, या श्रीमती इंदिरा गांधी को। गुट निरपेक्ष विदेश नीति का जनक किसे माना जाता है? प्रश्न नंबर 115 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो गुट निरपेक्ष विदेश नीति का जनक माना जाता है जवाहरलाल नेहरू को। प्रश्न नंबर 115 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 116 पे आ जाएं। साम्यवादी गुट की सुदृढ़ता का प्रतीक है। साम्यवादी गुट की सुदृढ़ता का प्रतीक है भाई, क्या प्रतीक है? नाटो, वार्सा पैक्ट, सीटो, या सेंटो। साम्यवादी गुट की सुदृढ़ता का प्रतीक है भाई, तो ये प्रतीक है भाई वार्सा पैक्ट। प्रश्न नंबर 116 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 117 पे आ जाएं। साम्यवादी देशों की एकता को इंगित करने वाला संगठन कौन है? साम्यवादी देशों की एकता को इंगित करने वाला संगठन कौन है? तो आसियान है, या नाटो, या सार्क है, या कॉमन फॉर्म है। प्रश्न नंबर 117 का उत्तर देने का प्रयास करें। साम्यवादी देशों की एकता को इंगित करने वाला संगठन कॉमन फॉर्म है। प्रश्न नंबर 117 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। साम्यवादी गुट के बिखराव को इंगित करने वाली प्रमुख घटना। साम्यवादी गुट के बिखराव को इंगित करने वाली प्रमुख घटना क्या है? कोरिया युद्ध, या हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, या बर्लिन की दीवार का ढहना, या दीदांत। प्रश्न नंबर 118 में भाई उत्तर देने का प्रयास करें, क्या ऑप्शन आपका सही होगा? तो साम्यवादी गुट के बिखराव को इंगित करने वाली प्रमुख घटना है बर्लिन की दीवार का ढहना। प्रश्न नंबर 118 का ऑप्शन सा सही आपका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 119 पे आ जाएं। साम्यवादी गुट के बिखराव की दृष्टि में प्रमुख घटना। साम्यवादी गुट के बिखराव की दृष्टि में प्रमुख घटना क्या है? सोवियत संघ का विघटन, जर्मनी का विभाजन, यूरोप का एकीकरण, चेकोस्लोवाकिया का विभाजन। प्रश्न नंबर 119 का ऑप्शन देखें भाई और उत्तर करने का प्रयास करें। साम्यवादी गुट के बिखराव की दृष्टि से प्रमुख घटना है सोवियत संघ का विघटन। प्रश्न नंबर 119 में ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 120, 26 दिसंबर 1991 की तिथि को ऐतिहासिक क्यों माना जाता है? 26 दिसंबर 1991 की तिथि को ऐतिहासिक क्यों माना जाता है? जर्मनी का एकीकरण हुआ, या सोवियत संघ का विघटन हुआ, या बर्लिन की दीवार ढह गई, या चेकोस्लोवाकिया का विभाजन हुआ। प्रश्न नंबर 120, तो 26 दिसंबर 1991 की तिथि को ऐतिहासिक क्यों माना जाता है?
क्योंकि इसी तारीख को सोवियत संघ का विघटन हो गया था। प्रश्न नंबर 120 में ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 121 पे आ जाएं। यूगोस्लाविया के बिखराव से बनने वाला राज्य नहीं है। यूगोस्लाविया के बिखराव से बनने वाला राज्य नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो कोई 3 राज्य हैं, एक नहीं है इसमें। तो प्रश्न नंबर 121 में ऑप्शन देख लेते हैं। तो मेसोडोनिया बना हुआ है राज्य, बिखराव से मेसोडोनिया बन गया। बोस्निया हर्जेगोविना भी बना है, स्लोवेनिया भी बना है, स्लोवाक नहीं बना है। बस यही आपका सही उत्तर होगा। यूगोस्लाविया के बिखराव से बनने वाला राज्य नहीं है स्लोवाक, यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। जबकि यूगोस्लाविया के बिखराव से 3 राज्य बने हैं भाई। यूगोस्लाविया के बिखराव से ये 3 राज्य बने हैं, ध्यान देना, ये नहीं बना है। बस यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 122, सोवियत संघ के बिखराव से बनने वाला राज्य नहीं है। सोवियत संघ का जब बिखराव हुआ तो उसमें कौन सा राज्य इसमें से नहीं है। प्रश्न नंबर 122 देखें तो क्रोएशिया सोवियत संघ के बिखराव से नहीं बना है। और आपसे पूछ रहा नहीं, तो आपका उत्तर 122 का ऑप्शन आ होगा। कजाकिस्तान बना है, किर्गिस्तान बना है, लाटविया बना है। सोवियत संघ के बिखराव से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाटविया ये सब राज्य बने हैं, क्रोएशिया नहीं बना है। तो प्रश्न नंबर 122 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। कभी भी परीक्षा हाल में बैठना तो प्रश्न देखने पे नहीं है, कब, सन, ये सब जरूर देखना। अब जैसे इसमें दिया गया नहीं है तो नहीं है क्रोएशिया। प्रश्न नंबर 122 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 123 पे आ जाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ में पूर्व सोवियत संघ का स्थान किसने ग्रहण किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में पूर्व सोवियत संघ का स्थान किसने ग्रहण किया। तो यूक्रेन ने किया, या उज्बेकिस्तान ने किया, या लिथुआनिया ने किया, या रूसी संघ ने किया। प्रश्न नंबर 123 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 123, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में पूर्व सोवियत संघ का स्थान किसने ग्रहण किया। रूसी संघ ने। प्रश्न नंबर 123 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 124 पे आ जाएं। साम्यवादी गुट के बिखराव का प्रमुख कारण क्या था। साम्यवादी गुट के बिखराव का प्रमुख कारण क्या था। प्रश्न नंबर 124 का ऑप्शन देखें। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की नीतियां। हाँ भाई, ये कारण था। सोवियत संघ की आर्थिक मजबूरियां, ये भी कारण था। साम्यवादी दल की निरंकुश कार्यशैली, ये भी कारण था। तो प्रश्न नंबर 124 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। उपर्युक्त सभी कारण थे साम्यवादी गुट के बिखराव के। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 125, वह साम्यवादी नेता जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह साम्यवादी नेता जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उस नेता का नाम आपको बताना है। तो चलिए भाई ऑप्शन देख लेते हैं। स्टालिन, या लेनिन, या गुरुबाचेव, या ख्रुश्चेव। तो उस साम्यवादी नेता का नाम बताना है जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उस नेता का नाम है गोरबाचेव। प्रश्न नंबर 125 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 पे आ जाएं। साम्यवादी गुट के विघटन का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। साम्यवादी गुट के विघटन का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या है। तो प्रश्न नंबर 126 का ऑप्शन देख लें। द्विगुटीय विश्व व्यवस्था का उदय, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय, या उपर्युक्त में से कोई नहीं।
प्रश्न नंबर 126 में देखें तो साम्यवादी गुट के विघटन का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में एक धुरी बन गया। प्रश्न नंबर 126 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27 पे 127 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 127, साम्यवादी गुट के विघटन का प्रमुख प्रभाव। साम्यवादी गुट के विघटन का प्रमुख प्रभाव क्या हुआ भाई? तो नव शीत युद्ध का श्री गणेश नहीं, वेदांत को झटके लगना नहीं, शीत युद्ध का अंत हो गया भाई। साम्यवादी गुट के विघटन का प्रमुख कारण क्या हुआ? शीत युद्ध का अंत हो गया। प्रश्न नंबर 128 पे आ जाएं। किस देश का 1989-91 के काल में एकीकरण हुआ? किस देश का 1989 से 1991 के काल में एकीकरण हुआ? प्रश्न नंबर 128 का ऑप्शन देखते हैं भाई। तो ये जर्मनी का एकीकरण हुआ, या यूगोस्लाविया का एकीकरण हुआ, या चेकोस्लोवाकिया का एकीकरण हुआ, या सोवियत संघ का एकीकरण हुआ? तो सोवियत संघ का तो भाई विघटन हुआ है, ये सब गलत हैं। किस देश का 1989 से 91 के काल में एकीकरण हुआ? तो ये एकीकरण हुआ था जर्मनी का। प्रश्न नंबर 128 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 129 पे आ जाएं। किस देश में साम्यवाद के अवसान में रक्तपात और खून खराबा भी हुआ? किस देश में साम्यवाद के अवसान में रक्तपात और खून खराबा भी हुआ था? तो सोवियत संघ के अवसान में, या पोलैंड के, या हंगरी के, या रोमानिया के? प्रश्न नंबर 129 का भाई उत्तर देने का प्रयास करें। किस देश में साम्यवाद के अवसान में रक्तपात और खून खराबा भी हुआ? तो ये हुआ था रोमानिया। किस देश में साम्यवाद के अवसान में रक्तपात और खून खराबा भी हुआ था? ये रोमानिया देश के साम्यवाद के अवसान में। तो प्रश्न नंबर 129 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 130 पे आ जाएं। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय का प्रमुख कारण क्या है? एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय का प्रमुख कारण क्या है भाई? तो चेकोस्लोवाकिया का विघटन, या सोवियत संघ का विघटन, या यूगोस्लाविया का विघटन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय का प्रमुख कारण है सोवियत संघ का विघटन। प्रश्न नंबर 130 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ इस पाठ के लास्ट सेशन का लास्ट प्रश्न है। इसी प्रश्न के साथ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ हम इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।